हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। आई होप आप हमारे लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। खुशी मिलता है ये सब चीज़ों को देख के। और दूसरी बात ये है कि हमने इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि आरसीपी पे हमने 11th का लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है। तो 11th वाली स्टूडेंट जो हैं वो 11th के लेक्चर्स देखेंगे, और जो 12th वाले स्टूडेंट है वो किसका लेक्चर देखेंगे, 12th का। ऑब्वियस सी बात है कि 11th वाले बच्चे किसके देखेंगे, 11th के, और 12th के बच्चे जो किसके देखेंगे, 12th के देखेंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और हमेशा वेलकम करता रहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स। और हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। देखते देखते समय बीतता जा रहा है और देखते देखते लेक्चर्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 14, बट कैपेसिटर के लिए ध्यान से। बट कैपेसिटर के लिए लेक्चर नंबर कौन सा है, 4 है। बट अगर आप एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को देखेंगे वो लेक्चर नंबर 14 है। बहुत लोग ये भी क्लेम करेंगे कि सर ये बहुत लंबा सा चैप्टर होता जा रहा है। लंबा सा चैप्टर होता नहीं जा रहा है बेटा, मैंने इसको काफी डीपली किया है। आपको नीट के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने चीजों को पढ़ाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कंटेंट चाहोगे तो लेक्चर लंबी होगी, अगर आप कंटेंट नहीं चाहोगे तो शॉर्ट हो जाएगी। हम कोई कंटेंट से और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं। जिसको देखना होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कैपेसिटर, सिर्फ आपको कैपेसिटर पढ़ना है तो ये कैपेसिटर के लेक्चर नंबर कौन सा है, 4। और ऐसे अगर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो आपके लिए लेक्चर नंबर कौन सा बेटा, 14। तो हम आज बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इतना कंफ्यूजन कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टॉपिक से कि अगर वो आ जाए ना तो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं मतलब कहाँ, घर नहीं, मतलब अगले क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन से हम कंक्लूजन पे लाना चाहते हैं। तो आपको जो कंफ्यूजन है उसका फाइनल कंक्लूजन देंगे कि क्यों कंफ्यूजन से होती है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। टॉपिक है आज का, आज के मेनू में व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत सिंपल सा साधारण सा है, बट कभी कभी कुछ ऐसे आ भी जाते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। दूसरा, इनफाइनाइट लैडर। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, 10 में से 6 ऐसे स्टूडेंट हो गए इनफाइनाइट लैडर के कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। अगर आ जाए तो उसको स्किप कर देंगे। थर्ड है हमारा प्लेट कॉम्बिनेशंस। कई बार आप लोगों ने सवालों में देखा होगा कि प्लेट दे देते हैं, कैपेसिटर नहीं बनाते, प्लेट ऐसे 2-3 प्लेट इस तरीके से अरेंज कर देते हैं और पूछते हैं कि इसका चार्ज कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये तो बड़ा जबरदस्त है यार, पता है। बहुत लोग कॉन्सेप्ट जानते फिर भी गलत कर देते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाएंगे कि आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम है स्विच प्रॉब्लम। स्विच प्रॉब्लम भी एक अपने आप में इसकी एक अलग दुनिया है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार स्विच दे देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि अप्रोच कैसे करना है। होते ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें क्वेश्चन ही बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट जानोगे तभी ना भैया। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, ऐसे लगा रहे हो, कभी इधर चार्ज निकालो कभी उधर चार्ज निकालो, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम तमाम सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यानी कि आज का लेक्चर फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4, बट अगर आप सेकंड चैप्टर के नजरिया से देखोगे तो ये है लेक्चर नंबर 14। तो मैं चंदन कुमार आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा, बट इसको हटाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम से दिख रहा है, अगर आप बिलोंग करते हो छोटे से कस्बे गांव से तो व्हीट का मतलब समझते होगे। अब छोटे से कस्बे गांव क्यों बोला, क्योंकि बहुत लोग इसको व्हीट को व्हीट ही समझते हैं। तो मैं छोटे से कस्बे गांव से हूं तो मुझे पता है व्हीट मतलब होता है गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल, गेहूं पत्थर का पुल, ऐसा कुछ नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल्स तो है, मेन तो डिटेल्स कहां पर है, महामहिम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें, महामहिम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट ये चैप्टर हम लोग चल रहा है तो हमें भी धर्म है मेरा कि मैं कुछ ना कुछ चीजों को बताऊं। व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया कि देखो, अगर कोई कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आती है जो दिखने में कुछ ऐसा हो, इसके कुछ अलग कैटेगरी भी हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग कैटेगरी भी है। मैं आपको वो कैटेगरी भी बताऊंगा। ऐसे
इस तरीके से हो, ठीक है। और कैपेसिटेंस दे के रखा हो C1, C2, C3 एंड C4 और एक C5 दे के रखा हो, और यहां से आपको एक बैटरी कनेक्टेड हो कुछ इस तरीके से, है कि नहीं। करंट को फ्लो या फिर चार्ज को फ्लो करने के लिए बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर कोई आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नजर आता है तो पहली नजर में आपको ये गेहूं पत्थर पुल का दिमाग में आना चाहिए। अब गेहूं पत्थर पुल में होता क्या है जो समझते हैं। इसमें बोला गया कि अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा है और अगर किसी तरह से अगर वो C1 इंटू में C3 इक्वल हो जाता है C4 इंटू में C2 के बराबर, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे दिखने वाले सर्किट कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये भी तो कुछ होता होगा ना कि अगर दोनों अपोजिट साइड वाला, कौन सा साइड वाला, अपोजिट साइड वाला अगर इस तरीके से बैलेंस हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो सर्किट है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कब जब ऐसा होता है तो, जब ऐसा होता है तो। इसकी दूसरी रूप जो है, दूसरा रूप कुछ ऐसा भी होता है कि C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू में C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू में C4 अपॉन में C3, कुछ ऐसा। कोई बोले कि ना सर ऐसे भी तो C1 अपॉन में C4 कुछ ऐसा, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू में उन दोनों का रेशियो, कुछ ऐसा। अब तुम घूम गए, बोले क्या रे सर ये कितने फॉर्मेट है इसके? रियल में तो एक ही फॉर्मेट है कि उल्टा वाला साइड का मल्टीपल, कौन सा साइड? उल्टा वाला साइड का मल्टीपल अगर इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा होता तो फायदा क्या होगा? अगर ऐसा होता है बेटा तो हमें क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहा जाता है कि ये दोनों का पोटेंशियल जो है सेम हो जाता है और कोई भी चार्ज उधर में फ्लो नहीं करता है, डेट्स वाई आप इसको रिमूव कर सकते हैं सर्किट से। अगर आप सर्किट से रिमूव करेंगे तो आपको ये सर्किट दिखाई दे देगा कुछ इस तरीके से। ये सर्किट जो है दिखाई दे देगा कुछ इस तरीके से, सिंपल सा। ये जो है B कुछ इस तरीके से दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर C1, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C4 और यहाँ पर C3, बीच वाले को हटा दिया ना आपने। कब हटा दिया? जब ऐसा है। कई बार तो क्या करते हैं कि साला आ गया ऐसा सर्किट और बैलेंस कुछ नहीं, आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज है, धराधर हो गया, गड़बड़ हो जाएगा वो। कब हटाना है? जब कुछ ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देता है तब वो अपने आप आपको दिखाई दे देंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप देखो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट निकालना कितना आसान हो गया। इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है तो क्या आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कैन बी फाइंड इजिली, अब बहुत आसानी से C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ यहाँ पर रिकमेंड नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको बताऊं आपको। बहुत आसानी से आप छोटी मोटी किताब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता तो है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। स्पेशल नोटिस तो यही है कि चैप्टर्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद बताया जाता है, लेकिन मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले बताया है। तो आप गुजारिश करूंगा कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को अटेंड कर ले, तब यहाँ पर आएंगे तो और भी थोड़ा आपको मजे से फील होगा यार क्या फिजिक्स है यार, क्या फिजिक्स है। नोट कर लीजिए और हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं तो और भी ज्यादा मस्त नजर आएगी। नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। आपके पास कॉपी पेन है या नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टूडेंट होने के नाते आपके पास कॉपी पेन होंगे। चलिए इसको हटा दीजिए, हटा देता हूं मैं इसको। आप क्या हटाओगे? मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, हटा दूं। चलिए आप परमिशन दे रहे हैं तब हटा देता हूं। इस पे एक सवाल है जो नीट में आया हुआ सवाल है,
बहुत ही अच्छा सा सवाल है। और वो नीट में जो सवाल है वो दूसरा रूप है व्हीटस्टोन ब्रिज का। जैसे कोरोना रोना का दूसरा रूप होता है ना, विकराल रूप, इसी तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एक दूसरा रूप है, जो कि मैं आपको सवाल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि वैसे फॉर्मेटिंग भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मैं वो सवाल आप लोग के सामने बोर्ड पर लाने जा रहा हूं, आप बोर्ड पर नजर टिकाए बैठिए और उसको खुद से करने की कोशिश भी कीजिए। तो चलिए, सवाल आप लोग को दिखने लग गया। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के सामने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। मैं सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये रहा सर्किट आपके सामने, जो क्वेश्चन आपके सामने थे। तो एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में ये थोड़ा इस तरीके से, एक्स एंड वाई के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एंड वाई को निकालना है, तो आप पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। एक्स है तो पोटेंशियल एक्स है, तो ये तो एक ही पॉइंट है। उसी तरीके से एक पॉइंट वाई है और एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बी एंड एक पॉइंट मान लेते हैं सी। ठीक है, एक पॉइंट बी मान लिया, एक पॉइंट सी मान लिया। अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आप खुद से भी कीजिए। मैं ऐसा नहीं करूँ कि मेरे पे ध्यान मतलब पूरा लगाए रखिए, कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप सर्किट को ड्रॉ कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, जिसके पॉइंट, जिसका एक रोस में आपको निकालना है उसको अलग कर दीजिए, दो पॉइंट अलग दिखाइए। तो एक्स और वाई हो गया अलग। अब एक्स भी ए से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने मन को शांति के लिए आप ए लिख दीजिए, और वाई जुड़ा हुआ है, कोई पॉइंट मैंने रखा था, नाम नहीं रखा था, चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं है, तो आप ए को हटा भी दीजिए, कोई बात नहीं। एक्स से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सी तक में, तो एक सी पॉइंट लिखिए और एक जो है हम अपने मन से बी पॉइंट लिख लिया। देखो अब जब एग्जाम्स में करने जाओ ना, तो अगर आपको ना कितने कैपेसिटर, 2 4 5 कैपेसिटर आपको दिखाई दे, ध्यान से सुनो, कान कान खोल लो भाई, कि अगर आपको एग्जाम्स में जाओ करने और आपको 5 कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे, तो एक बार दिमाग पर जोर देकर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पर ध्यान देना चाहिए। कितना बार? एक बार। ये कोई जरूरी नहीं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बट अगर एक नजर देखने में क्या है भाई, क्या पता हो ही जाए। अब देखो इसमें पागल हो जाओगे, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मन में याद नहीं आया तो क्या पागल नहीं हो जाएगा, अरे यार कौन सा है, ना पैरेलल ना सीरीज। कितने लोग तो बोल रहे होंगे कि ये और ये पैरेलल हो गया, बोल रहे होंगे, बोलने वाले क्या कमी है, मुंह दिया भगवान, कोई भी बोल सकता है यार ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं। चलो करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है ये फिजिक्स। समझ में आ रही है? तो इसमें कितने हैं? 5। तो मेरे दिमाग में एक और आना चाहिए कि भैया 5 है, तो कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को जब दिमाग में रखोगे, जब अपने आप अंदर लाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो क्या 2 पॉइंट अलग अलग रखोगे और ये सी और बी ऐसे कर दोगे। अब चलिए मैं पॉइंट को जोड़ देता हूं। एक्स यानी कि ए पॉइंट, ए और सी में एक कैपेसिटर है, ए और सी में एक कैपेसिटर जो कि 6 माइक्रोफैराड का है। चलिए सी और वाई में एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, मैंने कर दिया 6 माइक्रोफैराड का। बी और वाई में, बी और वाई किधर गया, ये इसमें भी एक 6 माइक्रोफैराड का है। और हमारा क्या है, या और क्या है, बी और सी में 20, बी और सी में 20 लग रहा है सर, लग रहा है सर, ये है ही पक्का। और एक्स एंड बी में, एक्स यानी कि ए पॉइंट और बी में 6 माइक्रोफैराड का है। और आपको निकालना किसके बीच में है, एक्स एंड वाई के बीच में। अब टर्मिनल्स भी जो है, जिसका अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस ये टर्मिनल्स नहीं है, ये टर्मिनल्स ऐसा नहीं कि ये इसको अक्रॉस है, जिसके अक्रॉस निकालना है ये बीच वाला टर्मिनल्स दूसरे वाले का अक्रॉस होता है। देखो एक्स और वाई का अक्रॉस निकालना है तो ये टर्मिनल्स दूसरे पॉइंट के अक्रॉस होता है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। चलिए, तो क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका कोई रोल नहीं है। जिसका कोई रोल नहीं है तो सर्किट सिंपल कैसा बन जाएगा, ऊपर दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में इक्वल है, तो 6/2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड है कि नहीं, और नीचे भी 6 है, दोनों सीरीज में है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो 6/2 मैंने बताया था कि अगर इक्वल कैपेसिटेंस लगा रहे सीरीज में तो 6/n हो जाता है, जहां पर n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इन दैट ब्रांच। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये 3 हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, और टोटल अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर।
तो इसका आंसर कितना हुआ? 6 माइक्रोफैराड। बताओ इज इट इजी और नॉट? इज इट इजी और नॉट? योर आंसर विल बी यस सर, इजी है, बहुत आसान है ये चीजों का। अब मैं इस ब्रांच से क्यों जिक्र कर रहा हूं कि ये ब्रांच जो है इससे नहीं लगा होना चाहिए, जो मैं भी आपको एक एग्जांपल लाइव दिखाता हूं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि देखो भैया ये जो है 6 माइक्रोफैराड है और ये भी 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और मैं आपको बोलूं ये भी 6 माइक्रोफैराड, ऐसा। अब तुमसे मैं पूछूं कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो तुम क्या सोचेगा पहला बार? अच्छा ये तो बैलेंस वीट स्टोन बीच वाला कट जाएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या रे सर ये तो बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है। कौन सा वीट स्टोन ब्रिज है? बैलेंस वीट स्टोन। तो जैसे बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज आया तो साला बीच वाला ब्रांच का कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इस सवाल में है ही नहीं। सोच कर देखो, इस सवाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जो देखो ये भाई साहब ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। सोच कर देखो, अगर ये ब्रांच यहां पर होता, अगर ये ब्रांच कहां पर होता? यहां पर होता, तब तो मस्त बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज होता, जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम। बट ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो अगर बैलेंस वीट स्टोन नहीं ब्रिज तो आर इक्विवेलेंट कितना, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। 6 और 6 ऊपर कितना हो जाएगा? दोनों को दोनों सीरीज में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ। क्या मतलब है सीरीज का पैरेलल? पैरेलल का मतलब होता है रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला। उसे याद करने के लिए मैं बोलता हूँ 6 और 6 ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 3, और ये तो रहेगा 6 और ये रहेगा नीचे भी 3 हो जाएगा। बताओ ए और बी के बीच में कितना? ए और बी के बीच में हो जाएगा, टोटल ऐड कर दो, 6 और 6 12 माइक्रोफैराड। तो नजर का खेल है भाई, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि नजर नजर का खेल है। अगर तुमने एग्जाम्पल में ऐसे देख लिया, नजर हट गई, लगा कि वो तो वही वाला है, मस्त, ले डूबेगा तुमको, है कि नहीं? इसको मैं हटा देता हूं। एक और है, एक और प्रॉब्लम है मतलब न्यूमेरिकल है, वो आप देखेंगे, वो भी सेकंड रूप है। जैसे अभी मैंने एक रूप दिखाया ना, कैसे दिखाई दे रहा था कि वो सीरीज और पैरेलल में नहीं होगा, लेकिन वो दिखाई दे तो दे सीरीज और पैरेलल में नहीं होगा। लास्ट में वीट स्टोन ब्रिज से कॉन्सेप्ट लगाकर ऊपर के 2 सीरीज निकल गए, नीचे के 2 सीरीज निकल गए, पूरा पूरा सेटअप पैरेलल निकल गए, है कि नहीं? अब एक और फॉर्मेट है जो आपको ऐसे कहीं पे दिखाई दे, आप उसको पहचाने, क्योंकि अगर आप उसको नहीं समय पे पहचाने तो आपको वो बाद में पहचान लेगा, समझे? तो ऐसे चीजों से बच के रहें। देखिए ऐसे भी आ सकता है, कभी रूप बदल बदल के आएगा, शिकारी आएगा और जाल फैलाएगा, तुम लोग मत फंसना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम लोग फंसना मत। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो देखो अब सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सबके सब सी है कि नहीं? सबके सब सी है। अगर तुम देखो तो ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है। विश्वास नहीं हो रहा है? तुम देखो किसके बीच में निकालना है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो अगर आप कितने रजिस्टर है, पहले देखो 1 2 3 4 5। जैसे 5 देखा तो मन में एक बार आना चाहिए कि भैया वो कहीं बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है ना? क्या एक बार आना चाहिए बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है ना? तो देखा तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। जिसके अक्रॉस निकालना है उसको साइड में रखो, बाकी को मार्क कर लीजिए। ए और बी हो गया तो सी इसको बोल दीजिए, डी इसको बोल दीजिए। तो मैं सी बोल दिया इसको, डी बोल दिया इसको। अब सर्किट को मैंने ओपन किया, तो जब सर्किट को ओपन करोगे तो चलो ए और सी के बीच में एक, सी और बी के बीच में एक, बी और डी के बीच में एक, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में एक, डी और सी के बीच में, और कौन बच गया? ए और डी के बीच में एक। अब तुम बताओ सी 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 सी। अब तुम बताओ ए और बी के बीच में निकालना होगा
तो क्या बैलेंस हो जाएगा? क्या बैलेंस हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बैलेंस? बिल्कुल होगा। तो अगर बैलेंस हो जाएगा तो इसको आप हटा दोगे, तो c/2 ऊपर और c/2 नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा? सी आंसर होगा। करके देख लो, खुद से करके देख लो, खुद से भी तो करो। हो गया। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हुआ क्या कि हमने क्या किया कि जैसे ही बैलेंस दिखा तो बीच वाले को रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो इसमें चार्जिंग फ्लो नहीं करता है तो उसका क्या रोल है? उसका कोई सर्किट में रोल ही नहीं, बिल्कुल बैठा हुआ है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। वायर गया है लेकिन ओपन सर्किट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या अगले पॉइंट पे चले? आप अलाउड करोगे तो मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा, ठीक है? इसको मैं हटा दे। और भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर और भी सवाल है, आपको हम डीपीपी में डाल देंगे, आप डीपीपी में देखिएगा, आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बहुत कम चांस होते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर, चाहे केसीएल पे या फिर केबीएल पर, वो कैपेसिटर के सवाल आए। ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। तो चलिए मैं और भी आगे बढ़ता हूँ और एक देख लेते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। कौन सा? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। फाइनाइट तो देखा है भाई, इनफाइनाइट लैडर तो नहीं देखा है। लैडर प्रॉब्लम बहुत आसान तरीके से इसको समझोगे, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। अब देखो ये क्या होता है ना कि अनंत होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, मैंने बहुत सारे ऐसे सी ले लिया। अब बहुत सारे ऐसे लगा हुआ है ना, और सब सी है, सी 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 सी। एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, स्टेयर्स। गांव में, विलेज में जब जाओगे तो घरों में स्टेयर्स वो सीमेंट वाली नहीं होती है, वो बम्बू की होती है, लकड़ियों की होती है स्टेयर्स। तो उस टाइप का ये स्टेयर है ना, सीढ़ियां है, तो उसको लैडर बोलता है। लैडर प्रॉब्लम्स, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। अब इसका निकालना है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन लैडर, गिवन लैडर, गिवन लैडर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि समुद्र में से एक 2 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समुद्र में से एक 2 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर प्रॉब्लम्स। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर प्रॉब्लम। कभी समुद्र में से पानी निकाला है? कोई समुद्र में से पानी निकाला है? नहीं जाना कि वो समुद्र में से पानी निकालने। तो कुआं में से एक 2 बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र कहाँ है यार? कुआं में से एक 2 बाल्टी पानी निकाल लो तो क्या कुएं पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हेयर। हाउ टू विल अप्लाई? जो देखो, मान लो कि C इक्विवेलेंट कितना है? एक ही स्टेप्स। मान लो कि C इक्विवेलेंट कितना है? X। अब x है तो x भाई इस सबके बीच में कितना है? सबका इक्विवेलेंट कितना है? x। हमने बोल दिया। अब तूने किया क्या कि सिमिलर लैडर जो है रिपीट हो रहे हैं। देखो सी एक पहला, सी एक दूसरा, सी तीसरा, क्या सेम रिपीट हो रहे हैं? बोलोगे कि हाँ सर। तो रिपीट अगर हो रहे हैं तो आप कैंची लाओ और कट कर दो, कैंची लाओ और कट कर दो। तो जब कट करोगे तो उसके 2 भाग बनेंगे। पहला भाग कि सी और यहां पर ऐसा बनेगा, यहां से तो कट गया, यहां से तो कट गया, और दूसरा आपको फिर से कटा हुआ, यहां से कट करोगे तो फिर से आपको ऐसा पार्ट दिखाई देगा। अरे दिखाई देगा कि नहीं यार, बोलो ना, दिखाई देगा ना? कुछ ऐसा पार्ट दिखाई देगा, है कि नहीं? ऐसे तरीके से ऐसे दिखाई देगा, अनंत तक जाता रहेगा कुछ ऐसे। तो यहां से आपने कैंची लाया, कट कर। अब सोचो कि ये समुद्र में से अगर तूने एक पार्ट कट भी कर लिया, हाँ सोचना, इस समुद्र में से अगर तूने एक पार्ट कट कर लिया तो क्या इसके C इक्विवेलेंट पर कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ, क्या इसके C इक्विवेलेंट पर फर्क पड़ेगा? तुम बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। कितना माना था इसका? x। तो अभी भी इसका कितना रहेगा? x ही रहेगा। अभी भी इसका C इक्विवेलेंट कितना रहेगा? x। तो इसका मतलब
कि अगर इस स्लाइडर को देखेंगे, इधर तो एक्स था ही, अगर इस स्लाइडर को देखेंगे छोटे से तो भैया इसका एक्स है, और ये जो है ना बाकी जो बचा, नहीं समझ में आ रहा ना, बाकी जो बचा उसका भी क्या है, एक्स हो गया। बाकी जो बचा उसका भी एक्स, क्योंकि हमने इतना का भी क्या मान लिया, एक्स मान। समुद्र में से हमने इतना पार्ट कट कर दिया तो एक्स ही है ना, तो अभी भी तो एक्स ही रहा ना। हमने इतना का एक्स, पूरे को एक्स माना और इतना का भी एक्स मान लिया। अब सॉल्व कर दो। अब बताओ कैसा सर्किट दिख रहा है। एक्स की वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कैसे निकालोगे, जो देखो भैया ये दोनों सीरीज में है, सी यहाँ पर तो सबका एक्स है, ये हो जाएगा कैसा, सी इंटू में एक्स अपोन में सी प्लस में एक्स। याद आया क्या, याद आया क्या। और फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, जो देखो सी इंटू में एक्स अपोन में सी प्लस में एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में एक्स। सबका मालिक एक्स, सबका मालिक एक्स, तो सबका मालिक एक्स कर लिया। और सॉल्व कर लो इसको, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो है कि नहीं आसान। हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है कि समुद्र में से या फिर कुआं में से 1-2 बाल्टी पानी निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी किसी को मन में सवाल आएगा कि सर क्या हम यहाँ से कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो जो इसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाना तो उसमें पावर 4 की बन जाएगी, आंसर वही आएगा, पावर 4 या 3 का बन जाएगा, आंसर वही आएगा। क्यों, सोचो ना कि तुम यहां से कट तो फिर से एक्स हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट एक्स। अब देखो ये सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज आएगा तो एक्स का टर्म्स में सॉल्व करो, इक्वेशंस की पावर बढ़ जाती है, इक्वेशंस की पावर बढ़ जाती है। एक कट किया तो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में बनते हैं, तो 2 कट करो तो वो पावर 4 में बन जाते हैं। ट्राई कर लो, मैं कहाँ करूँ कि मत करो ट्राई यार, ट्राई कर लो। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप मुझे अलाउ करो तो इसको मैं हटा के मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आप हिम्मत बनाए रखो, बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसको करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सी इंटू में एक्स प्लस में सी इंटू में सी प्लस में एक्स, सी इंटू में एक्स प्लस में सी इंटू में सी प्लस में एक्स इज इक्वल टू में एक्स इंटू में सी प्लस में एक्स। हो गया, सी एक्स प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में सी एक्स इज इक्वल टू में एक्स सी प्लस में एक्स का स्क्वायर। यही है, एक्स सी कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सी एक्स प्लस में सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो कैसा क्वाड्रेटिक, ये कांस्टेंट है भाई, सी है ना तो कांस्टेंट है, ये फॉर्मेट आ गया, एक्स स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे सी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब सी की वैल्यू जो भी आएगा, 2 आएगा तो 4 रहेगा 5, तो उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में बी प्लस माइनस में बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का मतलब सी का स्क्वायर माइनस में 4, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, माइनस सी स्क्वायर होगा ना, माइनस में 4 इंटू में ए इंटू में सी माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी अपॉन में 2 इंटू में 1। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव वाले वैल्यूज को इग्नोर करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट नेगेटिव होता नहीं, तो इग्नोर करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसीडर करूंगा, तो माइनस में सी प्लस में 5c का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, c आ जाएगा यहाँ पे तो √5 माइनस में 1 अपॉन में 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो c इक्विवेलेंट जो आया वो आया c इंटू में √5 माइनस में 1 अपॉन में 2 आया। तो वो चीज जो है आप समझ लीजिए इसको, काफी स्टेप, सब में स्टेप यही होती है लगभग। कुछ अलग एडवांस लेवल पे जब सवाल जब जाओगे तो हो सकता है फॉर्मेटिंग चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फॉर्मेटिंग ऐसी हैं। अब वो कट कहाँ से लगाना है उस पर ध्यान दिया जाए। कट लगाते टाइम एक सिमिलर ब्रांच को कट करोगे, ऐसा नहीं कि एक तो सिमिलर ब्रांच उसको आधे से कट कर दिया तो गड़बड़ आ जाएगी। जो ब्रांच रिपीटेड हो रही है ना उसी को कट करो, जैसे अभी इस वाले में हो रहा था रिपीटेड, ऐसा वाला ब्रांच देखो, देख जाना
देखो ये ब्रांच रिपीट हो रहा था, देखो ये। अब तुम कट कर दो, ऐसा नहीं कि साला दारू पी के आया आप कट कर दिया यहां से, नहीं आएगा आंसर। दारू पी के आओगे और यहां से कट कर दोगे तो कहां से आएगा आंसर यार, नहीं आएगा आंसर। तो भाई एक सिमिलर ब्रांचेज जो रिपीट हो रहे हैं उसको कट करना है तो आंसर सही सही आ जाएगी। तो चलिए मैं हटा देता हूँ, एक और जीता जागता एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद ये लैडर प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। तो एक लैडर प्रॉब्लम्स आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। 1 माइक्रोफराड है और यहाँ पर 2 माइक्रोफराड है, 1 माइक्रोफराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पर 1 माइक्रोफराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफराड है, और ये अनंत काल तक चलता रहा, अनंत काल तक चलता रहा। ठीक है, अब इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट। आप लोग ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए, टिप अब कीजिए। ठीक है, अब करते हैं, चलिए साथ मिलकर करते हैं। मान लीजिए कि x इसका आंसर है। कहाँ से सर्किट को कट करोगे? यहाँ से। तो जब यहाँ पे जब सर्किट को कट करोगे तो यहाँ से 1 माइक्रोफराड यहाँ पे हो जाएगा, बोलो नहीं होगा क्या? यहाँ पे 2 माइक्रोफराड हो जाएगा, और सबका मालिक एक, जब कट करने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने x माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहाँ पर भी x हो जाएगा इस तरीके से। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ तो x है। अब चलिए ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये 2 इंटू में x अपन में 2 प्लस में x, और ये दोनों के दोनों पैरेलल में है तो प्लस में 1 इज इक्वल टू में x। मैंने क्या गलत बोल दिया बोलो? इक्वेशन सही लिखा? सही लिखा तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस में 2 प्लस में x इज इक्वल टू में x इंटू में 2 प्लस में x। हमने एलसीएम उलसीएम लेकर 2 प्लस x को उस साइड भेज दिया। किसी को एलसीएम में दिक्कत है क्या? 2x और 2 प्लस x इससे मल्टीप्लाइड होगा और एलसीएम लोगे तो भैया इसमें क्या दिक्कत है यार? 2x प्लस में 2 प्लस में x इज इक्वल टू में 2x प्लस में x का स्क्वायर। ये 2x ने 2x को जान ले लिया, और यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह, माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। चाहो तो यहाँ से x इंटू में x माइनस में 2 ले लो और प्लस में 1 ले लो, x माइनस में 2 ले लो। बोलो भैया क्या सही है? नहीं सही है तो बता दो भैया। नहीं सही है तो x माइनस में 2 और x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। x इज इक्वल टू में 2 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 भी हो सकता है ना? है तो नहीं ना? माइनस 1 क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई x इक्वल टू में 2 फराड माइक्रोफराड आ जाएगा आंसर। मैं जानता हूं कि मैं बहुत फास्ट किया हूं, लेकिन फास्ट क्यों किया हूं आप लोग भी जानते हैं। मैं फास्ट क्यों किया हूं? क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो। नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आप ही सब कुछ करके दे दो। हो गया? समझ में आ गया क्या है ना? बहुत इजी। तो लैडर प्रॉब्लम्स भी आपको हम डीपीपी में 1-2 क्वेश्चंस दे देंगे ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट अगर आते हैं तो आप हर कोई जानते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़कर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना होगा और सर्च करना होगा rcpphysics.room। तो आपको एक हमारा लोगो दिखाई देगा और उसमें ज्वाइन कर लेना है। या फिर अगर आप हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग का मतलब ग्रुप में ज्वाइन करने से रिलेटेड, या फिर आप हमें कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com पे, है कि नहीं? और आप 24/7 कुछ भी पूछ सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो डीपीपी आपके हैं उसके रिलेटेड कोई सा भी डाउट पूछें। सबसे बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए मेरे नज़र में सिंगल वन SC वर्मा सर का। टाइम मिले तो DC पांडे सर का कर लिया करो, एनफ है। नीट के स्टूडेंट हो आप फिंगर टिप कर लो, आप एररलेस कर लो,
PYQ कर लो, NCERT कर लो, इतना करो ना, करने के लिए क्या मना है? फिर भी कुछ लोग बुक की तलाश कर रहे होंगे इतना बताने के बाद भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए और भी हम कुछ चीजों को सीखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब आपको कुछ हिम्मत आया कि चलो यार अब तो एग्जाम्स में आएगा तो मैं यार कर सकता हूँ यार, अब थोड़ा हिम्मत आया यार, राहत चैन की सांस ले रहा हूँ, अब राहत मेरे को मिल रही है ना। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया चीजों। चलिए और भी आगे को बढ़ते हैं और लिखते हैं सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल combination in the form of प्लेट, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट। प्लेट के फॉर्मेट में आपको सिर्फ कैपेसिटर दिखाई नहीं देंगे, प्लेट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? प्लेट दिखाई देंगे। और प्लेट के फॉर्मेट में अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेडिकल में ना के बराबर पूछे गए हैं, कभी एक आध दो सवाल पूछे गए होंगे जो अपडेट PYQ में नहीं है, लेकिन ये जेई के पोर्शंस में बहुत पहले पूछे जाते हैं। लेकिन आप कहीं भी सवाल जब करने के लिए बैठोगे तो आपको ऐसे ऐसे सवाल मिल जाएंगे। आपको कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मटेरियल में मिल जाएंगे, कहीं आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो वो बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो देखो प्लेट किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसे मान लीजिए कि आपके पास दो कैपेसिटर है और इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और आप बहुत दिमाग वाले हो, बहुत कंजूस आदमी हो। कैसा आदमी हो? कंजूस आदमी हो। आपने सोचा कि भैया चार्ज आएगा इस पे क्यू, तो इस पे तो प्लस क्यू हुआ, इस पे तो माइनस क्यू हुआ, इस पे तो प्लस क्यू हुआ, इस पे तो माइनस क्यू हुआ, इस पे तो प्लस क्यू हुआ, इस पे तो माइनस क्यू। लेकिन ये प्लस क्यू गया कहाँ? कि प्लस क्यू गया कहाँ? तो बोलोगे कि सर प्लस क्यू तो ये बाहर नहीं है सर, ये किधर है? अंदर। और माइनस क्यू कहाँ गया बेटा? ये भी गया अंदर। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब जाती है तो वो समझ रहे हो ना, वो अंदर में यहाँ पर आ जाती है, बाहर में एक्युमुलेट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से इस वाले प्लेट को भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि ये जो प्लस क्यू है वो अंदर वाले पार्ट पे है, माइनस क्यू वाले। अब तुम बताओ कि ये बाहरी जो सरफेस है, बाहरी परत, क्या उसका कोई रोल है? बाहरी परत का कोई रोल है? कोई रोल है नहीं है रोल। क्यों? क्योंकि चार्जेस सारा इस कैपेसिटर के तो अंदर है, इस कैपेसिटर के भी अंदर है। तो कंजूस जो था, तूने सोचा, तूने कुछ पढ़ाई भी कर लिया, तूने क्या किया कि इन दोनों प्लेट को कंबाइन कर दिया, मतलब बाहरी परत को अटैच कर दिया। बाहरी परत को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो बाहरी परत को जब अटैच करोगे तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस क्यू यहाँ पे है, इस पे माइनस क्यू यहाँ पे, इसका प्लस क्यू इस साइड पे, इसमें माइनस क्यू इस पे। क्या गलती है बताओ? इसके बीच वाले पार्ट का कोई रोल है क्या? नहीं। ठीक है, एक ही प्लेट में काम चल गया। कितनी प्लेट में काम चल गया? एक प्लेट में। सोच कर देखो, पहले कितने प्लेट लग रहे थे दो कैपेसिटर के लिए? 1 2 3 4। अब कितने कैपेसिटर लग रहे हैं? कितने प्लेट लग रहे हैं? 3 प्लेट। कितना प्लेट आपका बचा? एक। कितना समय बचा? 10 मिनट। एक प्लेट को मशीन से बनाने में 10 मिनट लगता होगा? लगता होगा। तो क्या कुछ समय और पैसे की बचत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, मस्त हुआ। डेट्स वाई हम ऐसा कनेक्शन देते हैं। तो कई बार आपको क्या करेगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेट आपको, सॉरी, बहुत सारे आपको ऐसे प्लेट दिखाई देते हैं। ऐसे प्लेट है, ये क्या है? प्लेट है। और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस। बताओ कितने कैपेसिटर है? 1 2 3 4 5। 5 कैपेसिटर में कितने प्लेट लगना चाहिए था? 10 लगा है। कितना? 1 2 3 4 5 6। 4 का बचत हो रहा है। और क्या चाहिए? बचत ही तो जिंदगी है, बचत ही तो जिंदगी है। तो यानी कि प्लेट नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर निकालना हो, नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो मैं तो बोलता हूं कि n माइनस में 1 कर दो, जहां पर n जो है नंबर ऑफ प्लेट है। नंबर ऑफ प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट कितना है? देखो इसमें नंबर ऑफ प्लेट कितना है? 3। 1 2 3। कैपेसिटर कितने हैं? 2। n माइनस में 1, तो n माइनस में 1 कर दिया ना, तो नंबर ऑफ प्लेट हो गया। क्या गलती है बताओ? दिमाग वाला काम है कि नहीं?
अब इस पे सवाल कैसे आते हैं वो आपको दिमाग में झंझनाहट ला सकती है। आपको सवाल कैसे आते हैं वो दिमाग में आपको झंझनाहट ला सकती है। अब उस सवाल पे हम अटैक करने जा रहे हैं, तो पहले मैं हटा देता हूं। आई होप कि आपने इस बेसिक चीज को समझा कि प्लेट के फॉर्मेट में सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें प्लेट में महाबचत हो रही है। जहां पे महाबचत होगा वहां पे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको टॉर्चर किया जाएगा सवाल पूछ पूछ के। आप इस बात को मानो या ना मानो, तो हम इसको हटाते हैं और आपके सामने एक बढ़िया से एक दो खूबसूरत सा सवाल लाते हैं बैक टू बैक। आपको दिमाग में झंझनत जितने भी है ना कंफ्यूजन, वो कंक्लूजन पे लेकर आएगी। तो हम वैसे टॉपिक को कुछ सवाल कर लेते हैं। तो चलिए मैं सवाल लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग 4 प्लेट तो सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल नोट कर लीजिए। क्या है? फोर प्लेट ऑफ द सेम एरिया ए आर ज्वाइंट, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव प्लेट इज स्मॉल डी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस पी क्यू। पी क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, मेरा स्टेप को समझ लो, फिर उसके बाद आप जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना। आप पहले से भी जानते हो तो कोई चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पर देखो कितने प्लेट है? 4। कितने कैपेसिटर होंगे? 3। तो आपको सर्किट में 3 कैपेसिटर आपको दिखना चाहिए। कितने कैपेसिटर दिखना चाहिए बेटा? 3 कैपेसिटर आपको दिखना चाहिए। तो वो 3 कैपेसिटर आपको दिखाई दे देंगे। आप प्लेट की मार्किंग कर लो, 1 2 3 4। क्या कर लो? प्लेट के मार्किंग। अब इस तरीके से मतलब हुआ कि ये दोनों प्लेट जो हैं, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, ये दोनों जो प्लेट हैं वो एक ही वायर से कनेक्टेड है। वो दोनों प्लेट क्या है? एक ही वायर से कनेक्टेड है, मतलब कॉमन पोटेंशियल पर है। मतलब क्या हुआ? कॉमन पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ही होता है कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि 1 और 3 कॉमन पोटेंशियल पे है, और 1 और 3 को क्या बोला गया? पी बोला गया। 1 और 3 कॉमन पोटेंशियल पे और पी बोला गया। उसी तरीके से 2 और 4 कॉमन पोटेंशियल पे है और उस पॉइंट को बोला गया क्यू। यहां तक कोई परेशानी है क्या? फिर से समझा दूं। पहले नंबर ऑफ कैपेसिटर माइंड में सेटअप करो। कितने प्लेट हैं? 4। कितने कैपेसिटर होना चाहिए? 3। कितने कैपेसिटर होना चाहिए? 3। दूसरा स्टेप क्या कहता है? मार्किंग कर लो। दूसरा स्टेप क्या कहता है? मार्किंग कर लो 1 2 3 4। क्या कोई कष्ट है? क्या सर मैं नीचे से मार्किंग कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे से भी। उसके बाद क्या करो? कॉमन पोटेंशियल को सिलेक्ट करो। अगर है तो करो, नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप होगा। तो हाँ भाई कॉमन पोटेंशियल 1 और 3 और यहाँ पे 2 एंड 4। तो कॉमन पोटेंशियल अब देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर होगा ना, प्लेट के बीच में है ना, जिस प्लेट ऐसे ही तो रहता था। मैं इन दोनों कंबाइन कर लिया तो इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक हो गया ना। तो एक कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में, देखो देखो कितना है यार, बहुत आसान है। 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर। बोलो कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। तो सारे इक्वल हैं क्योंकि डिस्टेंस सब में सेम है। तो अगर एक को सी मानोगे तो सबको सी, तो ये तीनों को तीनों पैरेलल में आ गए। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3c के बराबर, और c जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपन में d हो जाएगा। बताओ कोई कष्ट? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप डीपली कॉन्सेप्ट को समझ गए, बहुत ही आसान है, कुछ कष्ट है ही नहीं इसमें। तो कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हटा दूं? आप अच्छे से बोर्ड को देख लीजिए एक बार, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा फुल बोर्ड, और आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसको खुद से एक बार देखिए, राहत की सांस लीजिए, और कोई डाउट होता है आप हमें मेल कीजिए। हटा दो इसको। एक और कर लेते हैं उस पे ही, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मैंने ऐसे ही प्लेट ले लिया बहुत सारा, और मान लीजिए कि हमने इसको दोनों को कंबाइन कर दिया, और हमने इसको बीच में P और Q के बीच में मैंने बोला कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। किसको कंबाइन कर दिया? उन दोनों को।
हमने इसके अक्रॉस नहीं पूछा, हमने पी और क्यू के अक्रॉस पूछा। मैं इसको कर देता हूं, क्या आप लोग करोगे? करो आप लोग खुद से, स्क्रीन को पॉज कर लो, कर ले भैया स्क्रीन को पॉज, क्या है इतना डर रहा है? स्क्रीन को पॉज कर लो और करो, कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी से। आपको हमारे लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। कोई सुधार चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बुराइयाँ, कोई गालियाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना मन की बात जाहिर कर सकते हैं। हम अपनी मन की बात यहाँ पर ही करेंगे, पढ़ाई के लिए ही करेंगे, और कहाँ पे करें? रेडियो नहीं तो खरीदूंगा, रेडियो पे मन की बात करूंगा। कर लिया क्या आप लोगों ने? कर लिया? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मार्किंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया मार्किंग। पहला स्टेप क्या कहता है? कहता है कि मार्क कर लो 1 2 3 4। चलिए, किसके बीच में निकालना है? पी और क्यू के बीच में, जिसमें से 1 और 3 क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो पी और क्यू जिसके बीच में निकालना है ना, उसको साइड कर लो। ऐसे ही होता है हर बार, साइड कर लिया। चलिए, अब 1 और 3 एक ही है, तो 1 और 3 को हमने एक बना दिया। 1 और 3 को क्या बना दिया? एक। और एक 4 अलग है, तो 4 कहीं अलग बना लो। लो ऐसे बना लेते हैं 4 यहाँ पे कहीं। चलिए, P 1 और 2 के बीच में देखो, 1 और 2, 2 ही P है भाई, ये दिमाग में रखना। 2 ही P है और 4 ही, अच्छा 4 ही तो Q है ना, तो अलग क्यों बनाए? 4 ही तो Q है, क्यों? Q है ना, तो 4 ही तो Q है, और P ही तो 2 है। चलिए, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया। चलिए, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया। हो गया। क्या बाहर है भाई? C है, C है, C मान लो। तो कितना हो जाएगा? C और C, बोलो पैरेलल, तो 2C हो जाएगा, पैरेलल में 2C। और यहाँ पर ये C है, Q बन गया, और ये दोनों सीरीज में हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2C इंटू में C अपॉन में 3C। एक ने एक को मतलब 2 बाई में 3C आंसर। पता ही नहीं चला कि आप पता चल गया, तो है ना ये चीज सवाल, ये सवाल है ना। हटाता हूं, हटा दूं। आ गया आंसर तुम लोग का? आया? आ गया होगा, बहुत आसान है, आ गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, इसी जो मैंने सवाल आपको बताया ना, उसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट रियल में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है। सेकंड पार्ट रियल में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो बहुत वो टफ लगता था। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिससे लेकर आपको वो टफ बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जैसे मैंने हंसते हंसते ये सब टॉपिक बता दिया ना, वैसे ही उसको ही बता दूंगा। आप ध्यान से सुनना बस, कैसे उसको करते हैं। उस स्टेप में कहता है, ऐसे स्टेप क्या है, क्या चीज़ है, वो बताता हूँ। बोलता है कि चार्ज में जो आपने C इक्विवेलेंट निकाला वो तो निकाला ही, बोलता है कि सारे प्लेट पर चार्ज बताओ कितना है। बैटरी दे देगा, इसका मतलब बैटरी दे देगा, बैटरी दे के पूछेगा कि सारे प्लेट पर चार्ज कितना होगा वो बताइए। प्लेट पे चार्ज निकालने के लिए बताता है। अब हो सकता है किसी प्लेट की एनर्जी पूछ दे कि उस प्लेट पर कितनी एनर्जी है, दोनों कंबाइंड करके, है कि नहीं। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे। मैं एक सवाल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो ये क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। किसके थ्रू देख लेते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चंस है इस तरीके से, हमने कनेक्ट कर लिया प्लेट को, ध्यान से देखना, इसको हमने कनेक्ट कर दिया और इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 20 वोल्ट की बैटरी है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट आपको निकालना है, चार्ज ऑन ईच प्लेट। देखो, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, चार्ज ऑन ईच प्लेट आपको निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ, आप खुद से इसको सीख लेना कैसे निकाला जाता है। क्या तुम्हें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू में C इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं? C इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, क्या पता है आपको? बिल्कुल पता होगा, C इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, पक्का पता है ना। अगर हमें सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं चार्ज। तो हमारा मकसद है, मेन मकसद, ऐसे सवालों का मेन मकसद होगा तुम्हारा कि सारे प्लेट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेना। मान लीजिए कि इसके बीच में मालूम होता
पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इंटू में V कर देता, इसके बीच में मालूम होता है C इंटू में V कर देता, इसके बीच में मालूम होता C इंटू में V कर देता, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू में होता है C इंटू में V। तो क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने चले जा रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जरूरी होगा कि आप सर्किट को, किसको, आप सर्किट को पहले एनालाइज कीजिए कि कैसा सर्किट है। तो सर्किट एनालाइज करने के लिए जैसा हमने अभी सिखाया था, इस सर्किट को एनालाइज कीजिए। 1 और 3 कॉमन पोटेंशियल पे है, 1 और 3। उसके बाद 2 और 4 के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो एक काम करते हैं, 2 और 4 को हम साइड में ले लेते हैं और 1 और 3 को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक कैपेसिटर हो गया। अब देखिए 2 और 3 हो गया ना, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, टोटल कितने कैपेसिटर हो गए, 3 कैपेसिटर है। क्या 3 कैपेसिटर, देखो 1 2 3 4, 4 प्लेट है, कैपेसिटर कितने होंगे, 3। अब जो है एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर से जो देखा जाए तो ये कर लिया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं बैटरी का, नहीं यार यही सही था यार, सॉरी यही सही। बैटरी का 2 वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और 4 वाला जुड़ा हुआ है नेगेटिव से। क्या ये बात समझ में आ गया। और B वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर पोटेंशियल अगर मैं 0 मानूं, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V है। यहाँ पर पोटेंशियल मालूम नहीं तो X मान लेते हैं। देख रहे हो, लग रहा है कि 2 पर पोटेंशियल V है, मतलब 2 का क्रॉस पोटेंशियल V है, लेकिन है नहीं, और रियल में कुछ और हो। अगर मैं X मालूम कर लूं तो इसका क्रॉस X माइनस 0 पोटेंशियल और इन दोनों का क्रॉस X माइनस में V पोटेंशियल। करते हैं, KCL लगाते हैं। KCL बाबा को बुलाते हैं कि बाबा कुछ बात कीजिए। बाबा कहता है कि किसी जंक्शन पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो सकता है, यानी कि नेट चार्ज उस पर होगा 0। तो चलिए लगा देते हैं, यहां से लगाते हैं, X माइनस में 0 इंटू में C प्लस में उसको हायर मानना होता है, मैंने कल के लेक्चर बताया था। X माइनस में V इंटू में यहाँ पे 2 कैपेसिटर, डरे नहीं, आप अलग अलग भी करोगे तो सेम आ जाएगा। X माइनस में 2 इंटू में C प्लस में X माइनस में, सॉरी मैं गलत बोल दिया, X माइनस में B इंटू में C प्लस में X माइनस में B इंटू में C इज इक्वल टू 0। ये 2 कैपेसिटर, तो हमें डायरेक्ट क्यों ना 2C लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में C और C कितने हो जाते हैं, 2C। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो XC प्लस में, और सॉरी C तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा X प्लस में 2X माइनस में 2V इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V अपॉन में 3। तो यानी कि आपने मालूम कर लिया यहाँ पर 2V अपॉन में 3, बस हो गया खत्म। यहाँ तक ही खेल था। क्या यहाँ तक कोई टफ लगा आपको, कोई टफ यहाँ तक नहीं लगा होगा, क्योंकि X इक्वल टू 2V/3 निकालना बहुत ही आसान है। जब 2V/3 निकाल दिया, चलिए अब लिख देते हैं। चलो 2 वाला जो पॉइंट है वो कितना पोटेंशियल पर है, B पोटेंशियल पर, तो हमने B पे लिख दिया। 4 वाला कितना पोटेंशियल पर है, 0 पोटेंशियल पर, तो हमने 0 लिख दिया। अब 1 और 3 कितना पोटेंशियल पे है, 2V/3 पर, तो ये 2V/3 पर है और ये भी 2V/3 पर है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सोच लो कि मैंने मार्क कर दिया। हमें पोटेंशियल चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंट चाहिए, बताओ, पोटेंशियल चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंट चाहिए, तो योर आंसर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, हायर पोटेंशियल कौन है, B है हायर, तो ये H बोल देता हूँ, ये लो बोल देता हूँ, तो V माइनस 2V/3, तो ये हो जाएगा V/3। इन दोनों के बीच में भी V/3 और इन दोनों के बीच में 2V/3। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक निकाल पाया क्या, समझ पाया होगा, बहुत आसान है। पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। अब अगर पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस लिखा तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लोअर पोटेंशियल पर नेगेटिव आएगा। तो ये दिमाग में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। चलिए अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V/3, तो चार्ज हो जाएगा CB/3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का CB/3
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में CB/3 है कि नहीं। अब इस वाले पर आ जाओ तो B/3 का है तो हायर है यही, तो ये हो जाएगा प्लस में CB/3 और यहाँ पे माइनस में CB/3। अब यहाँ पर हायर पोटेंशियल ये है तो ये हो जाएगा प्लस में 2B/3 प्लस में 2B/3 और यहाँ पर माइनस में 2B/3। तूने ये नहीं पूछा कि सर बाहर वाला पर क्या होगा, ये अंदर अंदर सब पे निकाल दिया, चार्ज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मस्त आ गया आंसर। जिस पे पूछता है उसको बता लो। बाहर वाले पे चार्ज होगा 0, बाहर वाले पे चार्ज होगा 0। याद कर, याद कर, हमने बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया है। अगर देखो बाहर से कोई चार्ज हमने इस कैपेसिटर, अब कैपेसिटर को तूने बैटरी से कनेक्ट कर, तूने क्या इनिशियल में कैपेसिटर पे कोई बाहर से चार्ज दिया क्या? नहीं। तो बाहर चार्ज दिया मतलब 0 दिया, तो टोटल का सम हाफ, टोटल का सम हाफ कहां जाएगा? आउटर प्लेट पे। तो टोटल दिया 0, तो 0 का हाफ कितना हो जाएगा? 0/2, 0/2 मतलब 0 हो जाएगा बाहर। अब देखो जिस प्लेट पर आपको चाहिए उस प्लेट पर आप चार्ज बता सकते हो, समझ रहे हो? एक IIT का सवाल है, ये किसका सवाल है? IIT का। अब वो IIT का जो सवाल है मुझे तो यहाँ करवाने की इच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको DPP में करें। मैं क्या चाहता हूँ? उसको DPP में करें। मैं वो सवाल ही डायरेक्ट DPP में डाल दूंगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें कुछ प्लेट नाम रख दिया 3 और 4 पर, आंसर निकाल कर दिखाइए। अगर मैं तुमसे पूछूं को 1 प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हुआ तो क्या बोलो? -CB/3। फर्स्ट प्लेट के बाहर वाले सरफेस पे कितना हुआ? 0। अंदर वाले सरफेस पे कितना होगा? -CB/3। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट थर्ड प्लेट पर कितना चार्ज हो, तो 2B/3 -CB/3 हो जाएगा। तो 2B/3 -CB/3 कितना हो जाएगा? CB/3। इस पे CB/3। मैं पूछूं कि 3 वाला प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पे कितना हो गया, तो -CB/3। 3 वाले प्लेट पे नीचे पे कितना हो जाएगा? 2CB/3। तो वो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मेन मकसद क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पहले तो पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो Q = में C × में पोटेंशियल डिफरेंस कर दो। क्यों टफ लग रहा है क्या? कुछ टफ नहीं, बहुत आसान। हटा दे इसको, मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आपको 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको DPP में डाल दूंगा। ओके, मैं इसको हटा देता हूं और चलते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग कर लेते हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग टॉपिक को पूरा पढ़ लिए हैं। मैं ये भी उम्मीद करूँ बहुत प्यार से पढ़ाया हूँ बेटा। आप बहुत चीज़ों को समझना, फील करना और क्वेश्चन को करना, एक भी सवाल को छोड़ना मत, और हमारे RCP पे ट्रस्ट बनाए रखना। बनाने की क्या बात है, वो तो ओरिजिनल सी बात है कि मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, और यही तो ट्रस्ट है ना टीचर स्टूडेंट का। तो चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्विच प्रॉब्लम। स्विच प्रॉब्लम, स्विच प्रॉब्लम्स में कई बार आप लोगों ने देखा होगा सवाल में ऐसे लिखते हैं कि अभी स्विच A पर था, बताओ B पर करने के बाद उसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज फ्लो किधर से किधर होगा। ये बहुत डिफिकल्ट टाइप के सवाल दिखते हैं बट है नहीं, और ये जो सवाल जो है वो नीट में पूछे जा चुके हैं और JEE में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिए। अब स्विच प्रॉब्लम्स को हम, इसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, वैसे जो हमने पढ़ा है वही सब का एक एप्लीकेशन टाइप में है। तो अब एक सवाल के जरिए हम इसको समझाते हैं। आज का टोटली जो टॉपिक था वो सारे के सारे सवाल के थ्रू ही समझने वाले चीजें थे। तो मैं एक सवाल के थ्रू मैं आपको लेता हूँ। एक IIT JEE का सवाल है, आप बोर्ड पर आपके सामने रहेगा और आप उसको, मैं उसको समझाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है, इन फिगर ए सिस्टम ऑफ 4 कैपेसिटर connected across a 10 volt battery is shown. Charge that will flow from switch S when it is closed. अब इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। मैं थोड़ा सा यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर है कितने फैराड का? 3 माइक्रोफैराड का, और दूसरा जो है यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड का है और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है।
और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी, और स्विच है, ऐसे स्विच है, क्या है, स्विच है, ठीक है। अब जो स्विच जो है तो वो इस तरीके से दर्शा दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी भी लगा दिया। चार्ज के बारे में चर्चा करना चाहता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देख लेंगे कि पहले चार्ज कितना था स्विच को क्लोज करने से पहले, और स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज कितना था, और दोनों में हम लोग देख लेंगे किधर से किधर फ्लो हुआ। तो यानी कि स्विच प्रॉब्लम को दो भाग में बांटो, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, इनटू कितने पार्ट, टू पार्ट। एक बिफोर स्विचिंग, बिफोर स्विचिंग, और दूसरा कहता है आफ्टर स्विचिंग। बस यही मेन फंडा है। जब भी आप ऐसे सवाल को करो स्विच वाले तो दो भाग में ब्रेक कर लो सर, यानी कि दो क्वेश्चंस बना लो। एक तो पहले का स्विच कनेक्ट करने का पहले का, और दूसरा स्विच कनेक्ट करने का बाद का। तो स्विच कनेक्ट करने के पहले कितना चार्ज था सब पर देख लेते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें चार्ज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऊपर वाले को अगर देखोगे तो सीरीज में है, अगर ओपन है, पहले तो ओपन है ना स्विच, तो पहला वाला पार्ट ही हो गया ओपन है, तो ऊपर वाला जो आएगा सर्किट वो कितना आ जाएगा, देखो अगर ऊपर वाला जो आएगा वो आ जाएगा कितना, सीरीज में है तो पहला वाला फॉर्मूला आएगा 3 इंटू 2 6 अपॉन में 5, तो ऊपर वाला आ गया 6 अपॉन में 5 माइक्रोफराड, और नीचे वाला भी आ जाएगा 6 अपॉन में 5 माइक्रोफराड, ठीक है। और 10 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। पता चार्ज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट की बैटरी में जाएगा, तो पोटेंशियल दोनों का अक्रॉस सेम है, तो Q इजिकल टू में हो जाएगा, ये सब सिंपल सी चीज है, 6 अपॉन 5 इंटू 10 यानी कि 12 माइक्रोफराड, नीचे भी 12 माइक्रोफराड। तो इस पे 12 माइक्रोफराड हुआ, इस पे भी 12 माइक्रोफराड हुआ, इस पे भी 12 माइक्रोफराड, और इस पे भी 12 माइक्रोफराड, मतलब प्लस माइनस का 12 माइक्रोफराड। इस पे भी 12 माइक्रोफराड क्योंकि सेम ही कैपेसिटर है, 12 माइक्रोफराड। इस पे भी 12 माइक्रोफराड और इस पे भी 12 माइक्रोफराड। क्या बातें समझ में आ गया, आ गया बातें समझ में। ये पहले की कहानी है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको हटाता हूँ फिर बताता हूँ। ये पहले की कहानी है, बिफोर स्विचिंग, ये है बिफोर स्विचिंग का, बिफोर स्विचिंग का। अब इसको हटा दो क्या, अब जब आप स्विच जब प्रेस करोगे, स्विच जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो देख लो। स्विच जब प्रेस करने जब जाओगे तो सर्किट लुक्स लाइक दिस टाइप। ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, फिर से वही जो भी है 2 माइक्रोफार्ड 3 माइक्रोफार्ड 2 माइक्रोफार्ड 3। अब ये दोनों सेम वायर से कनेक्ट हो गए, ये दोनों कितने वायर से, सेम वायर से कनेक्ट हो गए, तो सेम पोटेंशियल की तरह है। अब इसमें जो सेम वायर से कनेक्ट हो गए तो हम इन दोनों को क्यों ना ऐसे करके चिपका लो। तो ऊपर वाला कितना है 2 3 3 2 है, तो मैं उसको देखो कैसे बना रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये दोनों तो सेम वायर से कनेक्ट कर दिया और सर्किट बन गया कुछ इस टाइप से, सर्किट बन गया कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ पे 2 माइक्रोफराड है, यहाँ पर 3 माइक्रोफराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफराड है, और यहाँ पर 3 माइक्रोफराड। ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब दोनों देखो सेम ही सर्किट बना है, जरूरी नहीं है कि सेम सर्किट बने, लेकिन फिलहाल वाले केस में सेम सर्किट बना है। तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का अक्रॉस इक्वल होगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट का, ये भी 5 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, ये भी 5 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप निकालोगे भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, आपको हमने 1-2 लेक्चर पहले हमने बता दिया था कैसे निकालते हैं। अब देखो 5 का आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा कितना 5 का, तो ये प्लस में 10 और ये माइनस में 10, ये हो जाएगा कितना प्लस में 15 और ये माइनस में 15, ये कितना हो जाएगा प्लस में 10 माइनस में 10 प्लस में 15 और माइनस में 15। क्या ये बातें ये सॉरी
2 है, यहाँ पे 3 होगा ना, गलत कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, 3 हो गया तो ये प्लस में 15 माइनस में 15, और यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पे प्लस में 10 और ये माइनस में 10। अब हमने 4 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो अब सर्किट को देखोगे तो अब देखो क्या हुआ। हमारा हुआ ये कि इस पे आ गया प्लस में 15, इस पे माइनस 15, और इस पे हो गया प्लस का 10, यहाँ पे माइनस में 10, यहाँ पर आ गया प्लस में 15, यहाँ पे माइनस में 15, और इस पे आ गया प्लस में 10 और यहाँ पे माइनस में 10 हो गया। ये हमने 4 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखो पहले इस पे कितना था, 12 था कि नहीं, 12। अब कितना हो गया 15, तो मतलब यहाँ से 3 इधर गया होगा, गया कि नहीं गया, गया होगा कि नहीं, सोच कर देखो 3 गया होगा कि नहीं गया, सोच लो। पहले थे इस पे कितना 12, अब कितना हो गया 15, 3 उधर गया, 3 माइक्रो कूलम उधर गया, इस पे था माइनस में 12, अब हो गया माइनस में 10, तो मतलब 2 इधर गया, तभी तो हुआ ना -10 में अगर 2 मिलेगा, सॉरी -12 में 2 मिलेगा तभी तो -10 बनेगा ना। तो पहले -12 था, अब -10 हुआ, तो मतलब 2 इधर गया, तो मतलब नीचे से कितना गया होगा 5 माइक्रो। तो आंसर देख लो, नीचे से ऊपर तक गया, अगर उसको B मान ले, उसको A तो B से A तरफ गया, तो मतलब 5 माइक्रो कूलम हुआ भी सही। देखो यहाँ पे 12 है, हो गया 10, तो इसका मतलब 2 इधर चला गया होगा। यहाँ पर -12 हो गया, -15 मतलब 3 इधर चला गया होगा, 3 2 5 गया। जिस सवाल हुआ ना इस तरीके का। तो स्विचिंग प्रॉब्लम्स में मेन क्या होता है कि आप सर्किट को 2 भाग में ब्रेक कर लीजिए। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, स्क्रीन को पॉज कर लो। तो मेन सारांश ये है कि आप सर्किट को कितने भाग में ब्रेक कर लीजिए, 2 भाग में। 2 भाग में ब्रेक करने के बाद आप पहले वाले सिचुएशंस को देखिए और बाद वाले सिचुएशंस को देखिए और एनालाइज कर लीजिए कि या तो सब कुछ सर, लेकिन हुआ क्या कि चार्ज कितना फ्लो हुआ वही पता नहीं चल रहा है, तो वो माइनस प्लस कर देने से पता चल जाता है। आई होप कि आज के लेक्चर आपने काफ़ी इंजॉय किया और आपको समझ में भी आया, और इसी चीज़ को हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल कीजिए rcp@ck@gmail.com पे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन में तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए rcpphysics.room, आपको हमारा लोगो दिखाई दे देगा, आप उस पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, जीत आपकी होगी 100%। उस जीत में हमारा साथ होगा, हमारा एक भागीदारी होगा आपको जीत कराने में। इसी सोच के साथ आज लेक्चर एंड करते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर नए लेक्चर्स में हम आपको मिलेंगे जल्द ही, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।